Everyone sing with us. Whoa, Vande Mataram. Whoa, Vande Mataram. Vande Satya Shamalam Mataram Vande Mataram. Everyone, Vande Mataram. Whoa, Vande Mataram. हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में मिलकर गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल्ली में शाम थोड़ा ज़्यादा गहरी होने लगी 5:50 पर, और यकीनन मौसम बदलते हैं उसी हिसाब से चीज़ें शेप लेती हैं। भैया जी कहीं ना आपके साथ हमेशा मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक रोज 5:50 पे, कभी कभी थोड़ा टाइम दाएं बाएं होता है, लेकिन आजकल 5:50 पर है। आप सभी लोगों का कुछ पुराने चेहरे मुझे दिख रहे हैं, वापस लौटे हैं। यकीनन उनको पता चला होगा कि अब शो होने लगा, तो धीरे धीरे आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने मेहमानों का जो यहाँ पे मौजूद है उनका स्वागत करता हूँ, और वो जो लोग आज पहली बार शो में आए हैं शरीक होने के लिए, पहली बार आई हैं। हाँ जी, यूपी से। हाँ जी, पहली बार देखा आपको। मैं पहली बार देखा। हाँ, बहुत बड़ी। अच्छा, पहली बार यूपी से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें देखा, हमने आपको देखा, यही पूरा प्रोग्राम का ताना बाना है। कहाँ यूपी में कहाँ पे रहती हैं? हाँ, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, ऐसे चलते चले जाइए, उससे पहले बरेली। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शरीक हो रही हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं बैठने के लिए नहीं कुछ जगह दे पाता हूं, जगह नहीं है। हाँ जी, आपके दर्शन हो गए वही बात। जो विश्वास है, ये जो विश्वास जगाते हैं, यही बस खेल है और कुछ नहीं है। ये जो विश्वास है आपका कि नहीं, चल के देखना है एक बार उस प्रोग्राम में और पहुंचना है। हाँ, बस तभी आए। कुछ कहना भी है? कुछ नहीं कहना है, बस देखना है प्रोग्राम कैसे। हाँ, हम ही को देखना है, बस हम ही को देखिए आप बस। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू करें आज प्रोग्राम? आपसे शुरू करें? बिल्कुल शुरू करेंगे, आप ही से शुरू करेंगे। मेहमान हमारे जो मौजूद हैं उनसे मैं पहले आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। और आज थोड़ी जगह बदली हुई है क्योंकि वहां पे प्रोग्राम चल रहा है, और इसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक सामने आज आया हूं, यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूं। मेहमान जो हमारे साथ हैं, टीना करमवीर, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। मैं इनका परिचय पूरा कभी दे नहीं पाता, लेकिन आज मुझे याद आ गया समय पे। प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में और बड़ा अच्छा बोलती हैं और गंभीरता के साथ बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीना, थैंक यू सो मच। धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी शुभकामनाएं इनको भी, थैंक यू सो मच। एडवोकेट संजीव नसीर साहब 6:30 बजे तक रहेंगे, जाना है, मुझे मालूम है शादियां भी हो रही हैं,
और उसमें लोगों को शरीक होना पड़ता है, और जो सोशल लाइफ है या यानी तमाम सारे जनजीवन में जुड़े लोग हैं उनको वक्त पे जाना भी होता है। बिल्कुल आप 6:30 बजे चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से हैं डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं और ज्योतिषी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और युवा हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने खड़े होके बाहर रस्सी में ही सीखी हैं, बाहर होके, और उसके बाद मौका लगा तो अब वो हट नहीं रहे हैं, वहां से जमे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमित, अच्छा बोलते हैं ये, बहुत शुक्रिया। और वो जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि एक्चुअली में आस्था का केंद्र हैं, वही जुड़ते हैं तब बात बनती है। सामने से एक भैया ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, प्रोग्राम आप मुझसे शुरू करिए। जरूर, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंकित कुमार साहू। अंकित कुमार साहू, कहाँ के? बिहार में या मध्य प्रदेश? कहाँ से? मैं यूपी के बदायूं सिटी। गंगा के किनारे के आदमी है ये, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं साहू साहब? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, करंटली वर्किंग एज लेक्चरर फिजिक्स इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। फिजिक्स के लेक्चरर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं और आज आप प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, मेरे प्रोग्राम में कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए, उसके बाद मैं मुद्दा रखूंगा। मुझे इस पर ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती भी नहीं, कागज में क्या लिखा है क्या है। मुझे लगता है कि ठीक है, वो लिख के दिया गया है मुझे। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर मैं आर के लालकुआ से आया हूँ सर। कहाँ से? रैप सुनाना चाहता हूँ, एक नेता। क्या सुनाना चाहते हैं? रैप सुनाना। रैप, ये क्या होता है? युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। युवाओं को संदेश रैप के माध्यम, जानता तो हूं मैं रैप क्या होता है। अच्छा, रैप के माध्यम से, तो क्या काम करते हैं आप? सर मेरा यही काम है, गाने बनाने। गाने बनाने का? तो मूर्ख तो नहीं बनाते हो? हैं? ठीक है, रुको, पहले फिजिक्स के जो लेक्चरर हैं साहू साहब वो बोलेंगे बदायूं से, उसके बाद में आता। जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आई हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बोलिए। यस। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, ये आपके साथी है? अच्छा अच्छा, बोलो। मेरी बहन की तरह है लेकिन मेरी साथी नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। जी, मैंने आपका प्रोग्राम टीवी पे तो कई बार देखा है, बट आज पहली बार लाइव देख रहा हूँ। आई एम फॉर्चुनेट एनफ आपको नहीं, देखने। आपका मेरा सौभाग्य जो आप आ रहे शरीक हो रहे। जी नहीं, मैं आज पहली बार आपका प्रोग्राम देख रहा था, गुजर रहा था तो आपको देखा, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बाकी टीवी डिबेट्स मेरे फैमिली में बहुत चलता है, बहुत चाव से देखा जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जब तक चल रहा था तब तक नहीं, लेकिन उसके अलावा पीछे आगे चलता रहता है। तो मेरी मम्मी को एक शिकायत बहुत रहती है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ते लड़ते इतना लड़ जाते हैं कि मतलब अगेंस्ट द नेशन बात करने लग जाते हैं। बोले शाहजहांपुर वाले जा रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही बहुत है। बस आपका आशीर्वाद मेरे पास है, और जब मन हो कभी दोबारा तो जरूर आइएगा। बहन के घर आए थे। हाँ, बहन बहन के घर आई थी, तो बहन से मुलाकात हो गई? बहन आई नहीं, लड़की आई। लड़की आई, बहुत अच्छा किया आपने। जी, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत दूर से आए, और हमने कहा था घर में हमें भैया जी कहीं से मिलना है। हाँ, तो भैया कहीं से मुलाकात आपकी हुई, बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस बीजेपी वाले आपस में लड़ते हैं, लड़ते लड़ते इतनी दूर तक पहुंच जाते हैं कि देश के खिलाफ कभी कभी बोलने लग जाते हैं। ये यहीं से आज डिबेट खोलूंगा भी, मैं यहीं से डिबेट खोल दूंगा और कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपकी माताजी कह रही हैं तो तमाम अनुभव के साथ कह रही होंगी, तमाम हाँ जरूर देख रही होंगी। और माताजी प्रणाम आपको। आपके बेटे ने, जो कि फिजिक्स के लेक्चरर हैं, उन्होंने एक सवाल रखा है कि ये इतनी जोर क्यों लड़ते हैं। वैसे बोलता तो तेज मैं भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि इतना तेज ना बोलूं, चिल्लाऊं ना। जी, फिर भी बोले। अच्छा बैठो, बस बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन ये इतनी दूर तक इतनी चले जाते हैं कि लगता है कि देश के विरोध है या देश के कानून के विरुद्ध बोलने लगते हैं। जी, बुनियादी प्रश्न उठाऊंगा। बुनियादी प्रश्न। क्या नाम है साहब आपका? सूरजपाल सिंह। सूरजपाल जी, क्या काम करते हैं? आगरा से हूँ, एडवोकेट हूँ। एडवोकेट, हाँ, क्या बात है। एक आदमी अपराधी हो जाता है तो सरकार बचा ले देती है, सरकार उसे दंड दे देती है। लेकिन सरकार जब अपराधी हो जाए, सरकारों का सोच जब अवैज्ञानिक, असुधारवादी, अन्यायपूर्ण हो जाए, दोहरे मापदंड का हो जाए, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करने वाला हो जाए, तो एक अपराधी तंत्र स्थापित होता है। लोग अपराधी हो जाते हैं, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार। तो एडवोकेट साहब, आप फिर ये काम क्या करती हैं? अदालतें क्या करती हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, न्याय का काम, न्यायालयों का काम है सरकार पर अंकुश रखना।
सरकार को सुधारवादी बनाना। दंड का मार्ग हमने राजा थे, राजतंत्र थे, वो दंड के आधार पर चलते थे। लोकतंत्र सुधार के मार्ग पर चलेगा। अब हमने क्या करा कि लोकतंत्र तो आया, जनता ने चुने, लेकिन हमने दंड कौन सा अपनाया? राजतंत्र वाला। तो एक सूडो डेमोक्रेसी स्थापित हो गई है पूरी दुनिया में अभी सूडो। अब एक युग परिवर्तन चाहिए, युग परिवर्तन चाहिए। प्रतीक्षा में सारे लोग हैं तमाम जी। 90% जो कानून है, 90% कानून फर्जी, न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होती और मुकदमे जो होते हैं 90% फर्जी लिखे जाते हैं। गरीब इंसान निर्दोष सजा पा जाता है और रईस इंसान जो है छुट्टा। जिसके पास पैसा है वो न्याय तंत्र में न्याय के लिए बहुत जल्दी सुविधाजनक तौर से वहां तक पहुंच जाता है जहां उसको न्याय मिल जाता है। वकील बड़े बड़े कर लेता है। वकील साहब कोई बात नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहे हैं। ये बात तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही है पूर्व में कि ऐसा होता है। लेकिन ये शो जो है तमाम मुख्तलिफ, जैसे मैं अक्सर रोज कहता हूं, तमाम जीवन के जनता के लोगों के बीच का ये शो है। तमाम सारे लोग यहां पे आके अपनी बात कहते हैं। आज बंगाल में अमित शाह जी ने कहा कि 24 में अगर मोदी जी को लाना है, यानी 26 में अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो 24 में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा लाना है। यह मुद्दा है आज का। यहीं से बातचीत शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, सही बात है या गलत बात है आप ही। हाँ जी, वाराणसी वाले थोड़ी देर बैठेंगे जी। हाँ बोलो। रैप सुनाना चाहता हूँ एक। सुनाओ। तो धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं युवाओं को अपने संदेश देना। पहले भाषण दोगे कि पहले बोलो सुनाओगे? रैप में रुको, अभी वेट जी। सबसे पहले कांग्रेस 26 में बंगाल में आना है और आप सारे लोग तो टनल में ही फंसे रहे। उन्होंने कह दिया कि 24 में भी इंतजाम शुरू कर दिया और 26 में बंगाल में उन्होंने कहा कि हम लौट के तभी आ पाएंगे या आ पाएंगे जब आप 24 में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा सत्ता में ले आएंगे। जी देखिए, मोदी जी का 24 में करेंगे क्या या 26 में करेंगे क्या? 5 किलो अनाज के लिए लेकर आएंगे हम मोदी जी को। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हिंदुस्तान जो मुल्क है वो हमेशा एक हिंदुस्तान मुल्क का मिजाज जो रहा है वो शांति प्रिय रहा है, कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है हमेशा हिंदू मुस्लिम करती आई है। लेकिन कांग्रेस वापस आएगी तो कांग्रेस हमेशा जैसे मोहब्बत की बात करती है और मोहब्बत इस देश में फैलाने का काम कर रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, देखिए अमित शाह जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं उसे कुछ जनता अब ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। इवन इनके खुद के नेता ही सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में कांग्रेस का समय, अब कांग्रेस ही वापस आने जा रही है। ये कह रहे हैं आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस ही आने वाली। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। उसके बाद डिबेट ओपन। राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो गई। इसका कारण ये है कि आपने सवाल क्या पूछा? आप प्रतीक जी, आपने सवाल क्या पूछा और जवाब क्या था? 26 में बंगाल में अगर आपको चाहिए तो 24 में मोदी जी को जिताइए जी। और इनका जवाब क्या था कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, कि हिंदू मुस्लिम पूछा ही नहीं गया था भाई। हिंदू मुस्लिम के नाम इन्होंने अपने मन से एक सवाल का जवाब दे दिया। तो क्यों यही नजर आता है? कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश को बांटा और मत बांटिए। कांग्रेस है तो यही करेगी। मुल्क के मन में मोदी की मूरत बसी है। मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है। इस देश के हर व्यक्ति को मुल्क को मोदी जी इस मयार पर ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनेगी, 5वीं से तीसरी पे लाएंगे, तीसरी से देश को शीर्षस्थ बनाएंगे। कांग्रेस वही गाना गा रही है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, तृणमूल मतलब ग्रास रूट, यानी कांग्रेस ग्रास रूट लेवल की पार्टी नहीं है। उसने घोषणा कर दी है। बंगाल महाराष्ट्र में कौन है? राष्ट्रवादी कांग्रेस, यानी कांग्रेस को कह रही राष्ट्रवादी नहीं है, कांग्रेस गैर राष्ट्रवादी है, वो तृणमूल वो कर रही है और उसके साथ कांग्रेस गठबंधन बना रही है। कांग्रेस में एक विशेष दल होता था, अब शेष हो गया। 2024 के बाद उसका शेष भी कोई न से नहीं मिलेंगे। ये स्थिति कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जी। देखिए प्रतीक जी, भाजपा ने और कांग्रेस ने अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जो बात कही, जो आपने पूछा उसका जवाब नहीं दिया। अगर लगा दिया साहा साहब ने, तो अगर का मतलब है कि डाउट है। 24 में विदाई तय है। लेकिन एक अच्छी बात है, अभी आपने 5 विधानसभा चुनाव में देखा कि पहली बार सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात की। वो हिंदू मुसलमान गायब हो गया, वाकई गायब। मानते हैं कि गायब हो गया। बहुत अच्छी बात है। और इस देश की परंपरा भी ये रही है और देश की संस्कृति भी ये रही है। देश में अब महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चलेगा।
आप के पेड़ पर बैठ जाओ जाके, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, वाइट वाइट कपड़े इनके काली करतूत हैं, इलेक्शन के वक्त इनको जनता लगती क्यूट है, इलेक्शन के वक्त गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, पूरे साल जाने क्यों रहते ये म्यूट हैं, हाल भी ना पूछते हैं ये हमारी चोट का, आ गए हैं फिर से लेकर के तोड़ा वोट का, जीतने के बाद ये तो ऐसे बदलते हैं जैसे रंग बदला था रातों रात नोट का, हम कर भी क्या सकते हैं ये तो राजनीति है, अत्याचार तुम करो गरीबों पे बीती है, जो आज भूखा सोया है कल भी भूखा सोएगा, फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी जीती है, मैं भी हूँ बालक इसी समाज का, सबसे पहले समर्थन देश के विकास का, फ्यूचर को छोड़ो हाल सुधारो पहले आज का, देखनी है शकल मुझे देश की समाज की, नेता नहीं हूँ आवाज हूँ समाज की, जो बातों से सहमत हो मेरा साथ हाथ बढ़ाओ तुम, एक कदम मैं चलूँ तो दूसरा बढ़ाओ तुम, वोट बड़ा कीमती है ध्यान देना देश का, चंद रुपयों में ही ना यूं बिक तो ये भाई ये रैप हैं, शाबाश, पूरी बात कह दी। हाँ जी, हकीकत बोल दी, आज ठीक हो बिल्कुल एकदम, तुमने भी हकीकत बोल दी। जी जी अमित जी, वेरी क्विक। ये कौन सा केजरीवाल सरकार का मॉडल है कि मंत्री 6 महीना मंत्री बनते हुए तिहाड़ में मसाज करा रहा था? ये मॉडल अब देंगे, ये मॉडल देंगे कि पानी मांगोगे तो काला पानी दे देंगे, ये मॉडल है। और हम लोग तो गांव से आते हैं सर, गांव में कायदा है, नए बच्चे को तो प्रवेश मिल जाता है, लेकिन जो बच्चा 2 बार फेल कर जाए उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है, बंगाल में ये लगातार फेल हो रहे, वहां से बाहर कर दिया गया। और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे भाई साहब, केजरीवाल जी पूरे चुनाव में क्या कह रहे थे, हमने इतने लोगों को तीर्थ करवा दिया, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था। कांग्रेस पार्टी पहली बार धार्मिक रूप से आरक्षण, तीर्थ करवाना हिंदू मुस्लिम है, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ देना, गरीब के बच्चे को शिक्षा देना, ये हिंदू मुस्लिम है। आप एक्सपर्ट के नाम पे यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप प्रवक्ता बन के आइए किसी पार्टी का। सच्चाई यह है कि देश में अभी उस बच्चे ने जो सुनाया रैप में, ये भावना है देश की। आम आदमी को महंगाई पे चाहिए, सफाई पे चाहिए, उसको चाहिए ऐसी सरकार जो जनता की सेवा करे, काम करे। सर ये कह रहे थे कि जिस श्री राम का मंदिर बनने पर मेरी नानी कहती है कि किसी राम किसी के घर को तोड़ कर नहीं बनेगा। आज उसी श्री राम के मंदिर पर जब मंदिर बन गया, हिंदू संगठित हो गया, तो कहते वोट लेना है तो हम तीर्थ कराएंगे। ये केजरीवाल ऑफ मॉडल है। अरे आपको तो जितनी तरक्की आपको दिल्ली की जनता ने दी, आपने किया क्या? आपको कच्ची कॉलोनियों को पक्की करनी थी या पक्का मकान शीश महल बना है? अच्छा तुम ऊपर खड़े हो तो तुम्हें दिख रही होगी। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, हाँ जी? दिल्ली में इतना पोल्यूशन जहर की तरह। ये सारी पार्टियां अगर चाहें, आम पार्टी और बीजेपी, ये दोनों पार्टियों में सबसे बड़ी कमी क्या है? हम अपने बच्चों को क्या सांसों में दे रहे हैं? ये कुछ भी बोलते रहे। वो कहते जी पंजाब से आ रहा है, जैसी पंजाब में सरकार आई तो ये कहते जी पंजाब की वजह से नहीं, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है। ये इतनी जगह फंड लगाते हैं कि दिल्ली के अंदर हम पोल्यूशन फ्री कितनी देर लगती है? अगर ये किसानों को कोई इक्विपमेंट देते, कोई चीज देते, पंजाब में हरियाणा में, सबसे बड़ी समस्या का हल कहाँ पे हो पोल्यूशन को लेकर, बड़ा सवाल है। ऑफ कोर्स हम पोल्यूशन पे वाले में मुद्दे पे बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। जी अरोड़ा जी। प्रतीक जी, बिना भूमिका के जिंदगी जीत की मौत हार की। रात 41 जवान, हमारे श्रमिक, हमारे मजदूर जिस प्रकार सुरंग से बाहर आए, उनको सबकी तरफ से शुभकामनाएं। आज के दिन बिना भूमिका के। अब बात की पॉल्यूशन की भाई ने। दिल्ली की आवाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम पार्टी हो, हम पॉल्यूशन की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कहते हैं इतने विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। अरे जनता को फुटबॉल बना दिया, फुटबॉल। हमें बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी नहीं करनी, पॉल्यूशन दूर करना है। अभी जहां तक बात की आपने बंगाल की, अमित शाह जी की बात की, मैं अमित शाह जी की बात पे आता हूं। अरे चर्चा होगी, उन्होंने कहा अगर 3 बार अमित शाह जी ने अगर बोला, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे। और चर्चा होगी बेरोजगारी पे, चर्चा होगी महंगाई पे, चर्चा होगी महिला उत्पीड़न पे। इन मुद्दों पे चुनाव होगा इस बार।
इस बार की जनता, देश की आवाम, मैं बंगाल से शुरू करता हूं, देश में बाद में आऊंगा। बंगाल में बहुत दूर है भारतीय जनता पार्टी, वो करीब पहुंच ही नहीं सकती। जिस प्रकार पहले आम आदमी पार्टी ने, जिस प्रकार बीजेपी ने जिस प्रकार से पूरी कैबिनेट, और मुझे तो लगा था कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अपनी डुप्लीकेट फोटो बना के जिस प्रकार से बंगाल में प्रचार हुआ, क्या हुआ? जी नीति। सबसे पहले प्रतीक जी, पूरे देश को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि हमारे श्रमिक 41 और भारत के इतिहास में इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें पूरी सरकार ने केंद्र से अपनी पूरी इस प्रकार से पहाड़ फाड़ के हमारे मजदूरों को निकाला है, उसके सराहनीय करना चाहिए। और विश्व गुरु की जो संज्ञा भारत देता आया है, वो विश्व स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे उसको डिलीवर कर रहा है। मेरे सबसे पहले मेरे छोटे भाई ने प्रश्न, आ रहा गुरु जी, आ रहा। बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई, सब ठीक तो है? खाना ना हजम हो रहा था? बहुत दिनों से, 1.5 महीने से बोल नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, घर वाले क्या कर रहे थे फिर? राजस्थान थे। तो आराम से रहिए, मैं आ रहा हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस होता है। ऑडियंस से मैं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड को भी आप जरूर दें, दिल्ली जल बोर्ड के भी इंजीनियर्स वहाँ पे गए थे। जी, दिल्ली को भी दीजिए। 70,000 करोड़ में दिल्ली जल बोर्ड को डुबो दिया, वो भी बता दीजिएगा। दूसरी बात सुन लीजिए, आप अभी मेरे भाई ने बोला कि ऐसी डिबेट्स में 70,000 करोड़ वाला तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप बैठिए, दिल्ली का आपके मोहल्ले क्लिनिक फेल हो गए। उस समय जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब शीश महल बन रहा था, जब कहते थे वैगन आर से जाने सिक्योरिटी आपको चाहिए, घर चाहिए नहीं था, अन्ना जी की टोपी आप भूल गए, आप अपने सेनानी बोल रहे, लोकपाल कहाँ है? ये तो बता दीजिए। पराली, सारे लोगों को सारे लोगों को श्रेय। पंजाब आपके पास था, पराली आप कंट्रोल नहीं कर पाया, दिल्ली पॉल्यूशन उसकी जेल दे रहे, खांसते हुए केजरीवाल आए थे, स्वस्थ हो गए, दिल्ली को खांसने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। दूसरी बात, मेरे भाई ने सबसे पहले प्रश्न किया था, मैं इनका जवाब दूंगी क्योंकि मेरे लिए जनता सबसे ऊपर है। ना आपका घर बीजेपी चलाता है साहब, ना कांग्रेस चलाती है आपका घर। ये सरकार अगर आपको सुविधाएं देती है, आप खुद चलाते हो, लेकिन वोट उस बटन पे दबाना जिससे खुशियां हिंदुस्तान में बने, ना कि पाकिस्तान और ये शब्द आए ना, मैं आ गया। अब इतनी ज्यादा देर बाबा विश्वनाथ का वेट नहीं हो सकता। जी बोलिए हुजूर, क्या नाम है? मेरा नाम वैभव मिश्रा। वैभव जी, कहाँ दिल्ली आना कैसे हुआ? मेरे सिस्टर का मैरिज था कल। अच्छा, बहुत शुभकामनाएं, और बालकों को भी। ये आपके बहुत बड़े फैन है, एक बार बोल के दिखा दो। अरे क्या बोला नहीं, आप ही बोले, पापा बोले। मेरा ये कहना है, मेरे दो बातें हैं। एक तो आपके अपने इस न्यूज शो पे, और एक अपने देश के प्रधानमंत्री जी पे। जी बोलिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 इंडिया का मैं बहुत इस शो का खास तौर पे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और एक होता है कि घर पे जब कोई चलता है सीरियल, तो उसमें आपस में लड़ाई हो जाती है कि नहीं मैं सास बहू देखूंगी, बच्चे कहेंगे मैं कार्टून देखूंगा, और बड़े बुजुर्ग कहेंगे मैं धार्मिक चैनल देखूंगा, और जो आपके शो का लवर है वो कहेगा मैं आपका शो देखूंगा। लेकिन आपका एक ये शो है जिसपे कि रजामंदी, मतलब सास भी एक ही जगह बैठ के देख लेती है और बहू भी, तो इसका मतलब पूरे नंबर है हमारे, हैं सास और बहू एक साथ बैठ के देख लें। तो आप बनारस में आए थे गदौलिया चौराहे पे, उस समय कुछ परिस्थिति वजह से आपको घाट पे शो करना पड़ा। जी मैं जी सवाल आप पूछिए। मैं कहाँ एक मिनट, कहाँ से आए बाबूजी? हरियाणा का जाटू सर। अरे तब तो फिर एक काम करिए, पहले हरियाणा वाला और बनारस वाला तय कर ले पहले। सर मैं एक सेकंड, पूरी आधी बात किसी की रोकी नहीं जाती, और आपका तो बहुत अच्छा परिचय है। जी पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सवाल ओ मेरे भैया जी, आप हो न्यूज़ 18 के खवैया जी, ठीक है। सवाल ये है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को अपने अभिभावक के रूप में देखता हूं। जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता सुबह से लेके शाम तक दिनचर्या बताते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि बेटा आप क्या किया, उन्होंने देश में कहा कि अब आप सुबह हो गई, आप उठ जाओ। उसके बाद जो है कि आप स्वच्छता पे ध्यान दो, उसके लिए उन्होंने देश को शौचालय के रूप में शौचालय दिया। उसके बाद हम लोग फिर आगे का आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, राजस्थान वाले, मेरे पास वो कोई नहीं खेल, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा आज। जी फिर उन्होंने शौचालय दिया कि पहले अपने आप को स्वच्छ कर लो हर तरीके से। उसके बाद फिर आगे फिर वो कहते हैं कि आप यदि वर्णन ना करो, सवाल पूछो यार। सवाल मेरा ये है कि आने वाले टाइम में, अरे सवाल ये है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब बोलो तुम, हजम नहीं हो रहा था तुम्हारे, है ना? अरे रुको, सबसे पहले जो हमारे 41 मजदूर सुरक्षित वापिस आ गए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने वहाँ पे
मशीन ना होते हुए भी हमारा देश विश्व गुरु है और मशीन नहीं है गड्ढा खोदने की और ना कोई टेक्नोलॉजी थी। मेरा तो सारा ध्यान तुम्हारा मशीन पे था कि 41 लोग जो निकलने उस पर था? नहीं, हमारा ध्यान सब पे था। पूरी बात नहीं हुई इनकी, पूरी बात सुनी जानी चाहिए, पूरी बात सुनी जानी चाहिए इनकी। जी बोलो। राजस्थान में भी ध्यान था। और राजस्थान में क्या हो रहा है इस बार? राजस्थान में सब आ रहे हैं सर। सब कौन? मतलब 7 गारंटियां चल रही है और टिप टॉप काम हो रहा है। अरे आ कौन रहा है? हम ही आ रहे हैं और कौन आ रहा है? बोले कि ये बात वो बात, असल बात बताओ। बोले कि असल बात ये कि हम ही आ रहे हैं। जी, कांग्रेस आ रही है आपके मुताबिक राजस्थान? हाँ हाँ, अरे हम ही आ रहे तो मतलब आम आदमी पार्टी आ रही है क्या? हाँ तो फिर मतलब सही रखा करो, सुलझा के रखा करो। जी बोलिए। जी नमस्कार सर, कांग्रेस वाले से एक सवाल पूछना। कांग्रेस वाले से पूछना है। आज सवाल पूछा, डिबेट होगी ही नहीं। आपने बदायूं वाले आपने क्या आज रुके भाई, अब देखो उपद्रव करोगे तो फिर हमें। आज आपने क्या सवाल रखा कि आज डिबेट हो ही नहीं रही है, आज डिबेट होगी ही नहीं है, सवाल पूछे जा रहे हैं आराम से। जी बहुत अच्छी बात है। जी क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। सर संजीव क्या काम करते हैं? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर, कहाँ पे पोस्टिंग है? सर मैं ग्रेटर नोएडा में कंपनी में काम करता हूँ। ग्रेटर नोएडा में? यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ सर आपसे मिलने आया था मैं, अभी ब्रेक में। झूठ बोलते हो? अभी ब्रेक में मिलेंगे सर। अच्छा चलो बोलो। सर उनसे सवाल पूछना है लेकिन पहले कुछ बातें बोल लेता हूँ। पहले सवाल पूछो, बाकी ज्यादा बातचीत का नहीं है। वायरल नहीं हो गए, सवाल पूछो। इनसे सवाल पूछना है सर। 1962 में लड़ाई हुई थी, समझ में आता है। 75 में भी हुई थी, समझ में आता है। 1974 में ऐसा क्या हुआ था श्रीलंका के साथ? रामेश्वरम के पास एक द्वीप है, कच्चा तीवू द्वीप, जो उस समय प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका की जो महिला प्रधानमंत्री थी, उनको जो इंदिरा गांधी जी हैं, उन्होंने अपनी मित्रता निभाने के लिए वो द्वीप ऐसे ही दे दिया था। ना तो संविधान में संशोधन हुआ था, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी जो वो देना पड़ा इनको। अब सुनिए, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। 2016 से पहले ना तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिका से ट्रांसफर हो पाती हमारे पास। एक सेकंड, कहते हैं ना कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस का जो जनता ने जवाब दिया 2014 में दे दिया। 2016 से पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सुनिए सर, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पाती हमारे पास अमेरिका से, तो 2016 में हम अमेरिका के मेजर डिफेंस पार्टनर बने। अब जब पार्टनर बने तो कुछ ना कुछ तो होता ही। फिर 2022 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ मई में, ICET, यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये वो थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय हित के लिए जो काम करती। जी बहुत अच्छी बात है, तैयारी करके आए। और वो श्रीलंका का वो द्वीप वाली मुद्दा जो इन्होंने बात कही, वो पॉइंट इन्होंने आज तैयारी करके आए थे, बोले आज बोलना है। और दूसरा इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को लेकर अरे बहुत हो गया, इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी बीजेपी, कांग्रेस एंड बीजेपी। जी इनके मुताबिक तो 2014 से पहले सब लोग यहाँ जितनी जनता खड़ी है वो पत्ते पहन के घूमते थे, नंगे घूमते थे, पत्ते पहन के घूमते थे, क्योंकि इनको लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई इस देश में। आजादी भी अब भाई चुप रहोगे? देखो मैकेनिकल इंजीनियर 2014 के बाद ही आजादी मिली, जैसा कि एक मोहतरमा ने कहा। इन्होंने स्पेसिफिक एक उदाहरण दिया। हाँ। नहीं, लेकिन इन लोगों को यही लगता है ना, क्योंकि गलत फहमी है, व्हाट्सएप से पढ़कर आ गए हैं। इनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी से आज जो ये सुरंग से निकाले गए, ये टेक्नोलॉजी किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आप मोदी जी तो कर क्या रहे हैं? मोदी जी तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भी चुनाव के समय में, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है और विपक्ष के यहाँ तुरंत नोटिस भेज देता है। आज 5 किलो अनाज की हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि क्यों 80 करोड़ जनसंख्या को वो अनाज देने की बात कर रहे हैं। वो तो फकीर है। वो कह रहे हैं जब इतने बड़े बड़े महल कार्यालय खोल देते हैं, जब से वो सरकार में आए हैं, तो अब वो जनता को क्यों नहीं नौकरी और स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं? देखिए, काशीपुराधीश्वरी मां अन्नपूर्णा की नरेंद्र मोदी पे ऐसी कृपा है कि अन्न का भंडार है, 80 करोड़ भी के लिए भी अपरंपार है। ये कांग्रेस की समझ से बाहर की बात है, क्योंकि कबीर, तुलसी, जायसी, विलियम वर्ड्सवर्थ सबने कहा कि प्रेम मोहब्बत एक अमूर्त भावना है। लेकिन ये दुकान में बिकेगा ऐसा बताने वाला एक पहला विद्वान पैदा हुआ है, जिसने सबको फेल कर दिया, जिसके आगे सभी फेल हो गए, दुकान लगाई। अब मोहब्बत की दुकान वाली मोहब्बत ये नई पीढ़ी ज्यादा बेहतर समझ जाएगी। राहुल गांधी को दुकान वाली मोहब्बत की जरूरत क्यों पड़ी? अगर परिवार में नहीं मिलता है प्यार तो शायद करना पड़ता है दुकान का तैयार। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि मुल्क को किस मयार पे मोदी जी लेके जा रहे हैं। वक्त की रेत एड़िया रगड़ने दे मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अरुणा जी वेरी क्विक, मैं आया जनाब। देखिए, मैं
व्यक्ति की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जैसे उन्होंने बोला कि मशीन थी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सब कुछ था, सारे इंतजाम थे, और ये बात किसी सरकार की नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। जो सरकार काम अच्छा करेगी वो सत्ता पे आएगी, वो देश का विकास करेगी। मेरा पैतृक राज्य उत्तराखंड है, मेरी जन्मभूमि दिल्ली है और मेरी कर्मभूमि कर्नाटक है। मैंने तीनों स्टेट्स में देखा है, जो सरकार कार्य अच्छा करेगी वो ही सत्ता पे आएगी। उत्तराखंड की बात मैं करना चाहूँगा। मैं 20 साल पहले जब अपने गांव जाता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुछ नहीं था। आज काया एकदम पलट है। अब किसने की है वो मैं आप सभी लोगों पे छोड़ता हूँ। तो आप सभी लोग अपना वो जो मत है। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं जी आईटी में हूँ। आईटी में 20 साल पहले अपने गांव जाता था। ये मैं आपके ऊपर वकील साहब आगरा से नहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ जी। अरोड़ा जी भाई देखिए भाई, ये गलत बात है। राजस्थान जी। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मोहब्बत की बात की। अरे मोहब्बत से तो आप नफरत करते हो, और जहां तक 5 किलो अनाज की बात है, मोहब्बत से नफरत करते हैं। मोहब्बत से नफरत करते हैं। मोहब्बत से नफरत नफरत करते हैं। कोरोना टाइम पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय, ये हम लोग हैं जो बोले कोरोना के टाइम में बाहर थे, ये इल्जाम लगाते रहे। आम आदमी पार्टी को एक चांस मिलूंगा क्योंकि 6:30 बजे ये चले जाएंगे जी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम करेगा और जनता के मुद्दों को उठाएगा और जनता के लिए जो सेवा में लगेगा, उसी को 2024 मिलने वाला है। ना हिंदू मुसलमान पे 2024 जीत सकता है कोई। मुझे तो आप एक बात बताओ, कांग्रेस का साथ मिलेगा या आप कांग्रेस को साथ देंगे या नहीं? मुझे तो तुम इधर की बात मत बताओ, मुझे तो बस सिर्फ ये बताओ कि आप कांग्रेस के साथ अपनी प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए। देखिए प्रतीक जी, पूरे देश की आवाम जो चाहती है वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं 1 to 1 इलेक्शन हो, और उस भावना के आधार पे जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना है वो नेचुरली बड़े लीडर्स तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर नेता सुबह से शाम तक ये सपना देख रहे हैं किसी तरीके से ये ब्रेक हो, ताकि डिवाइड एंड रूल से ये सत्ता में आ सकते हैं, अदरवाइज ये सत्ता में ये कौन सा वाला इंडिया गठबंधन का मध्यांतन था, ब्रेक था कि मध्य प्रदेश में लगे एक दूसरे को गरियाने। कोई उसका कहता चिरकुट, कोई कहता छुट भैया, कोई कहता कौन अखिलेश बखलेश, और केजरीवाल तो राजस्थान में जाके कांग्रेस को गरिया दिए। अरे भैया गठबंधन ये कौन सा वाला? इनकी खुशी इस बात पे है तो लड़ाई क्यों करते हैं आप? सुनिए, लोकसभा का समझौता है वो। बोले अभी आपके कान नोचेंगे हम, अभी ये वाला कान इधर लगाएंगे, लेकिन 15 दिन बाद दोनों कान एक ही तरफ कर देंगे। गजब है राजनीति। कहाँ गए वो रैप वाले? चला गया? आया, आ रहा हूँ। अरे रुको, कहाँ जाना है? मैं चंडीगढ़ जाना। अरे टाइम तो हो गया यार। फैमिली के साथ आया हूँ। कहाँ फैमिली है? फैमिली कहाँ है? अरे किसी और के बेटे का बेटा बता दे। सर मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पूरे हरियाणा के जाट मोदी जी के साथ हैं। जो ना वो तो रटाए बैठे हैं, वो जो बोलेंगे कोई भी पार्टी को। हम बीजेपी के नहीं थे सर, इंडियन नेशनल लोक दल के कट्टर थे, लेकिन मोदी के आने के बाद सब भूल गए। कोई रिश्तेदार अपने इंडियन नेशनल लोक दल वाले रिश्तेदार, उनको भी छोड़ दिया। जाट पूरे हरियाणा के मोदी जी के साथ है। जो अब ये जाएंगे जहां से आए हैं और अपने बेटे को लेके जाइए सब लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात छोड़े से ब्रेक के बाद हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। की जा रही ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका था। 24 नवंबर को इस मशीन का एक बड़ा हिस्सा लोहे के पाइप से बनाई जा रही सुरंग में फंस गया था और उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को नाको चने चबाने पड़ गए थे।
और इसी वजह से सोमवार की दोपहर तक ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई कर पाइप डाला जा रहा था। इस काम में रेस्क्यू टीम को काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि सुरंग के अंदर 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था, जबकि सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा फैला हुआ था। मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई थी। लेकिन 24 नवंबर की शाम को ऑगर ड्रिलिंग मशीन के सामने लोहे का पाइप आने से मशीन का करीब 14 मीटर लंबा हिस्सा उसमें फंस गया। मशीन का जो हिस्सा फंसा उसे ब्लेड कहते हैं, जो खुदाई के दौरान आने वाली मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलता है। उसी हिस्से को निकालने के लिए जब मशीन से दबाव डाला गया तो वो टूट गया। इसी वजह से सिलक्यारा की ओर से की जा रही ड्रिलिंग रुक गई। मतलब मजदूरों तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई के जरिए पाइप डालने का काम फेल हो गया। टनल के धंसने के बाद से ही सभी 41 मजदूर वहां फंसे थे। 12 नवंबर को यह हादसा तब हुआ था जब 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री हाईवे पर टनल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। परेशानी ये रही कि जिस जगह मजदूर फंसे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग उत्तर काशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था। लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया था, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। हालांकि सुरंग धंसने की जानकारी मिलने के फौरन बाद ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। ऑपरेशन में पहली बार एंडोस्कोप कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इस कैमरे का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के भीतरी हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के जरिए ही पहली बार दिखा था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं। यानी सुरंग में जिंदगी और मौत से जूझ रहे 41 मजदूरों तक पहली बार कोई उपकरण पहुंचा था। पहाड़ को चीरते हुए जब एंडोस्कोप कैमरा उन मजदूरों तक पहुंचाया गया था, तब जाकर उनकी ये उम्मीद बढ़ गई थी कि जल्द ही उन्हें बचा लिया जाएगा। इस छोटे से कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं, क्योंकि उससे पहले तक सब लोग उनके सुरक्षित होने का सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे। लेकिन एंडोस्कोप कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि वहां फंसे मजदूरों की हालत कैसी है। यही नहीं, उसी कैमरे के जरिए मजदूरों से बात भी संभव हुई। एंडोस्कोप कैमरा सबसे आधुनिक मेडिकल उपकरणों में एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल इंसान के शरीर के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इस कैमरे के इस्तेमाल से शरीर के जोड़ों और दूसरे छोटे अंगों के अंदर देखकर इलाज किया जा सकता है। 17 दिन से चल रही जंग खत्म हो गई, जिसकी तैयारी एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू करने के पहले ही पूरी कर ली थी। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया था जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ती, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल रहे, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया। टीम के साथ पहिए लगे स्ट्रेचर, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भेजने की तैयारी की गई। टनल के अंदर जाने के बाद मजदूरों की जांच करने की भी योजना बनाई गई। मतलब मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई गई, बल्कि सुरक्षा के हर इंतजाम को पूरा करने के बाद ही मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। बीते 17 दिन से टनल में फंसे मजदूरों की जांच के लिए सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के मुहाने पर एक अस्थायी मेडिकल रूम भी बनाया गया, ताकि पाइप के रास्ते सुरंग से बाहर आने पर उनकी फौरन जांच की जा सके। सुरंग के अंदर की गई तैयारियों की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मजदूरों के लिए एक छोटा अस्पताल बना नजर आया। वहां कई बेड और उनके पास ही दवाइयां रखी दिखाई दी। टनल के अंदर ही डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात नजर आई। इसके अलावा टनल के अंदर कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी दिखी। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को एम्बुलेंस से टनल से 30 से 35 किलोमीटर दूर चिलियानी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की प्लानिंग है।
क्योंकि वहां पहले ही मजदूरों के इलाज के लिए 41 बेड का अस्पताल तैयार किया जा चुका है। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, इसीलिए वहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि मजदूरों को बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम रोल रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों का रहा, क्योंकि इन मजदूरों ने 24 घंटे में हाथों से सिलक्यारा की तरफ से 10 से 12 मीटर की खुदाई पूरी की। और उनकी इस कड़ी मेहनत की वजह से 17वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर लिया गया। मतलब दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने कमाल कर दिया। एक रोज पहले सिलक्यारा की तरफ से 6 मजदूरों ने पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम करना शुरू किया। मजदूरों को सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए 10 से 12 मीटर की खुदाई करनी थी, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि लोहे के पाइप के अंदर छोटी सी जगह में खुदाई करना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी रैट माइनर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। सोमवार यानी 27 नवंबर की शाम को खुदाई का काम शुरू किया गया और अगले दिन यानी मंगलवार की शाम तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। मतलब टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने में जहां आधुनिक तकनीक वाली अमेरिकी ऑगर मशीन कामयाब नहीं हुई, वहां हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। मतलब देसी तरीके से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया। रैट होल माइनिंग, इनका मतलब सबसे पहले 1920 में अंग्रेजों ने इसको किया था। उस समय कोयले की खदानों में बिल्कुल वैसे ही खनन हुआ करता था जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं। ये जमीन में गड्ढा करते हैं और इसीलिए इसका नाम रैट होल माइनिंग रखा गया। रैट का मतलब चूहा, होल का मतलब छेद और माइनिंग का मतलब खुदाई, यानी छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें छोटे से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है। खुदाई के लिए हाथों से चलने वाली छोटी ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और हाथों से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। इस देसी तकनीक का इस्तेमाल कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है और यही देसी तकनीक सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर ऑगर मशीन से आगे की खुदाई की जाती तो वहाँ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हिमालय के पहाड़ बेहद कच्चे हैं। मतलब पूरी पृथ्वी की तुलना में ये पहाड़ बहुत नए हैं, इसलिए इनकी चट्टानें कमजोर हैं। ऐसे में अगर मशीनों से ड्रिलिंग की जाती तो पहाड़ के धंसने का खतरा था। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने रैट होल माइनिंग यानी हाथों से खुदाई का काम पूरा किया। बिना किसी मुसीबत और परेशानी के मजदूरों को निकालने के लिए पाइप डालने का काम पूरा किया जा सके, क्योंकि 24 नवंबर को ऑगर मशीन के खराब होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि मजदूरों को सुरंग से निकालने में 5 से 6 दिन का वक्त और लग सकता है। लेकिन दिल्ली से बुलाई गई रैट माइनर्स की टीम यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने पूरी कहानी ही बदल दी। इन मजदूरों ने टनल में तेजी से खुदाई शुरू की और सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रास्ता साफ कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी टनल में इन मजदूरों ने 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप में घुसकर ड्रिलिंग के काम को अंजाम तक पहुंचाया। रैट माइनर्स टीम के लोग एक एक कर पाइप के अंदर जाते और फिर हाथों से छोटी कुदाल की मदद से वहां खुदाई करते थे। इसके बाद ये मजदूर ट्रॉली में करीब 250 किलो मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर ड्रिलिंग के दौरान मजदूरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उनके पास ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए भी एक मशीन दी गई थी। ऑगर मशीन से की जा रही ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका था। 24 नवंबर को इस मशीन महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। उत्तरकाशी में सुरंग से निकाले गए मजदूरों से पीएम मोदी ने की बात। 17 दिन तक हिम्मत दिखाने के लिए किया सलाम, कहा पूरा देश आपके साथ था। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का पलटवार, कहा पीएम के तेजस में उड़ान भरने के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं स्वामी, जल्द से जल्द ट्वीट हटाएं और देश से मांगे माफी। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मणिपुर में यूएनएलएफ ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति समझौते पर जताई सहमति। गृह मंत्री अमित शाह ने शांति समझौते पर बधाई दी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
सुबह की प्यारी लोहे के पाइप से बनाई जा रही सुरंग में फंस गया था और उसे बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को नाको चने चबाने पड़ गए थे। और इसी वजह से सोमवार की दोपहर तक ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से मलबे में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई कर पाइप डाला जा रहा था। इस काम में रेस्क्यू टीम को काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि सुरंग के अंदर 47 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था, जबकि सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा फैला हुआ था। मतलब मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 10 से 12 मीटर की दूरी और रह गई थी। लेकिन 24 नवंबर की शाम को ऑगर ड्रिलिंग मशीन के सामने लोहे का पाइप आने से मशीन का करीब 14 मीटर लंबा हिस्सा उसमें फंस गया। मशीन का जो हिस्सा फंसा उसे ब्लेड कहते हैं, जो खुदाई के दौरान आने वाली मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलता है। उसी हिस्से को निकालने के लिए जब मशीन से दबाव डाला गया तो वो टूट गया। इसी वजह से सिलक्यारा की ओर से की जा रही ड्रिलिंग रुक गई। मतलब मजदूरों तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग यानी सीधी खुदाई के जरिए पाइप डालने का काम फेल हो गया। टनल के धंसने के बाद से ही सभी 41 मजदूर वहां फंसे थे। 12 नवंबर को यह हादसा तब हुआ था जब 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री हाईवे पर टनल बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। परेशानी ये रही कि जिस जगह मजदूर फंसे वहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सुरंग उत्तर काशी से यमुनोत्री धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, जो 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी। 12 नवंबर को 41 मजदूरों का दल सिलक्यारा की तरफ से ही टनल में दाखिल हुआ था। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, जबकि डंडाल गांव की ओर से टनल में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था। लेकिन इसी दौरान सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा अचानक धंस गया था, जिससे सारे मजदूर टनल में करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए थे। हालांकि सुरंग धंसने की जानकारी मिलने के फौरन बाद ही मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। ऑपरेशन में पहली बार एंडोस्कोप कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। इस कैमरे का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के भीतरी हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इस उपकरण के जरिए ही पहली बार दिखा था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं। यानी सुरंग में जिंदगी और मौत से जूझ रहे 41 मजदूरों तक पहली बार कोई उपकरण पहुंचा था। पहाड़ को चीरते हुए जब एंडोस्कोप कैमरा उन मजदूरों तक पहुंचाया गया था, तब जाकर उनकी ये उम्मीद बढ़ गई थी कि जल्द ही उन्हें बचा लिया जाएगा। इस छोटे से कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में हैं, क्योंकि उससे पहले तक सब लोग उनके सुरक्षित होने का सिर्फ अनुमान ही लगा रहे थे। लेकिन एंडोस्कोप कैमरे ने पहली बार दिखाया था कि वहां फंसे मजदूरों की हालत कैसी है। यही नहीं, उसी कैमरे के जरिए मजदूरों से बात भी संभव हुई। एंडोस्कोप कैमरा सबसे आधुनिक मेडिकल उपकरणों में एक माना जाता है। इसका इस्तेमाल इंसान के शरीर के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इस कैमरे के इस्तेमाल से शरीर के जोड़ों और दूसरे छोटे अंगों के अंदर देखकर इलाज किया जा सकता है। 17 दिन से चल रही जंग खत्म हो गई, जिसकी तैयारी एनडीआरएफ की टीम ने मजदूरों का रेस्क्यू करने के पहले ही पूरी कर ली थी। टनल के बाहर हर उस चीज का इंतजाम किया गया था जिसकी जरूरत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पड़ती, क्योंकि सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंपी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने 15 लोगों की टीम बनाई। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल रहे, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों के साथ पाइप की बनाई सुरंग के रास्ते मजदूरों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया। टीम के साथ पहिए लगे स्ट्रेचर, हेलमेट, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर भेजने की तैयारी की गई। टनल के अंदर जाने के बाद मजदूरों की जांच करने की भी योजना बनाई गई। मतलब मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाई गई, बल्कि सुरक्षा के हर इंतजाम को पूरा करने के बाद ही मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। बीते 17 दिन से टनल में फंसे मजदूरों की जांच के लिए सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के मुहाने पर एक अस्थायी मेडिकल रूम भी बनाया गया, ताकि पाइप के रास्ते सुरंग से बाहर आने पर उनकी फौरन जांच की जा सके। सुरंग के अंदर की गई तैयारियों की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मजदूरों के लिए एक छोटा अस्पताल बना नजर आया। वहां कई बेड और उनके पास ही दवाइयां रखी दिखाई दी। टनल के अंदर ही डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात नजर आई। इसके अलावा टनल के अंदर कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी दिखी।
अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों को एम्बुलेंस से टनल से 30 से 35 किलोमीटर दूर चिलियानी सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की प्लानिंग है, क्योंकि वहां पहले ही मजदूरों के इलाज के लिए 41 बेड का अस्पताल तैयार किया जा चुका है। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, इसीलिए वहां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि मजदूरों को बिना किसी रुकावट के अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उसे एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे अहम रोल रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों का रहा, क्योंकि इन मजदूरों ने 24 घंटे में हाथों से सिलक्यारा की तरफ से 10 से 12 मीटर की खुदाई पूरी की। और उनकी इस कड़ी मेहनत की वजह से 17वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता तैयार कर लिया गया। मतलब दिल्ली से आए रैट माइनर्स यानी हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने कमाल कर दिया। एक रोज पहले सिलक्यारा की तरफ से 6 मजदूरों ने पाइप के अंदर जाकर हाथों से ड्रिलिंग का काम करना शुरू किया। मजदूरों को सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए 10 से 12 मीटर की खुदाई करनी थी, जो किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि लोहे के पाइप के अंदर छोटी सी जगह में खुदाई करना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसके बाद भी रैट माइनर्स ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। सोमवार यानी 27 नवंबर की शाम को खुदाई का काम शुरू किया गया और अगले दिन यानी मंगलवार की शाम तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। मतलब टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने में जहां आधुनिक तकनीक वाली अमेरिकी ऑगर मशीन कामयाब नहीं हुई, वहां हाथों से खुदाई करने वाले मजदूरों ने सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर दिया। मतलब देसी तरीके से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम पूरा किया गया। रैट होल माइनिंग, इनका मतलब सबसे पहले 1920 में अंग्रेजों ने इसको किया था। उस समय कोयले की खदानों में बिल्कुल वैसे ही खनन हुआ करता था जैसे चूहे अपना बिल बनाते हैं। ये जमीन में कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का पलटवार। कहा पीएम के तेजस में उड़ान भरने के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं स्वामी। जल्द से जल्द ट्वीट हटाएं और देश से मांगे माफी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे और इनको शीतल करे। आप शीतल होए कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर कबीरा ना काहू से पैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, एक बार फिर से प्रोग्राम में लौटने के लिए। ब्रेक के बाद मैं हाजिर हूं। प्रोग्राम मैंने हमेशा ये कहा कि ये पॉलिटिकल डिबेट लगती जरूर होगी दूर से, लेकिन ये है नहीं, और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, ना कोई हिचक। ये प्रोग्राम, ये जो डिबेट है या जो ये प्रोग्राम है भैया जी कहीं, वो फैमिली प्रोग्राम है, परिवार का है। तमाम सारे सुख दुख साझा करने का ये एक मंच है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत दूर से अपनी बात कहने के लिए आते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। कल कोई
मरीज आए, एम्स के तो अक्सर लोग आते हैं क्योंकि प्रोग्राम में यहाँ पे आके कुछ वो अपनी बात कह सकते हैं या अपनी बात साझा कर सकते हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मुझे मालूम है बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 1.5 महीने पहले आप यहाँ शो कर रहे थे, जब मैं पहुंचा तो प्रोग्राम खत्म हो गया, आपने कहा था फिर दोबारा आना तो पूछेंगे, और आप तो फिर चले गए। मैं शो करने बाहर चला गया और जब मैं लौटा हूं तो पता नहीं आज भी उनका नंबर आ पाएगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं। आपका आज नंबर नहीं आएगा सर, मैंने बहुत ईमानदारी से बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से हैं, तो फिर दोबारा आ सकते हैं आप। कोई बहुत जरूरी सवाल है भ्रष्टाचार के ऊपर? तो खड़े हो जाइए, बोल दीजिए। चलिए जी, भ्रष्टाचार पे बोलना है। वो वहाँ कहाँ? यहाँ, ये मेरे पास में भ्रष्टाचार मेरे बगल में ही रहता है। मैं ये कह रहा हूँ, हमने बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया। अरे कहाँ आ गया बुढ़ापा? नहीं आ गया बुढ़ा, लेकिन जो पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या मुलायम सिंह की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी जो कोई भी है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है ये अफसर जो लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, IPS है, IAS है, जितने भी आए उनके थ्रू ही खत्म होएगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता। और कितने भाइयों ने रिस्पेक्ट, मतलब आप ये कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जितने भी IAS या ब्यूरोक्रेट्स हैं जब रिटायर हो जाए तो उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, थ्रू होगा, उन्हीं के थ्रू होगा। इशारा बड़ा है कि कैसे होगा, रास्ता बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो रास्ता ठीक है, कितनी दूर तक जाता है, कहां तक भाई देखिए राजस्थान, तुम यार बड़े गजब के आदमी हो। मतलब तुम भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हीं को एक्सटेंशन दे के काम लिया जा रहा है, नए लड़कों का काम कौन दे रहा है? अच्छा सुनो मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुनो। हो गया? नहीं मैं कह रहा हूं हो गया। अरे हो गया, इतने सीधे ना बनो तुम। हो गया, आराम से खड़े रहो, ठीक जी। बोलो। हाँ बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम शुभम केसरी है। नहीं, तुम्हारी आयु कितनी है? 26 साल है वैसे। और आपकी कितनी है? बोलो। हम बिहार से आए हुए हैं और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, एक बहुत ही रिसेंट का, कि श्रीमती अब क्या करे, कांग्रेसी सामने दिख रही है उनको, तो क्या नहीं देखो, नहीं प्लीज डिस्टर्ब कर रहे हो आप डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज आराम से। बहुत सारे लोग, आप इतने पुराने आदमी हैं यहाँ पे खड़े होते हैं जी। बहुत हार्ड सवाल नहीं है, बस सिंपल सा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि वो हर महीना 25 रुपए महिलाओं को देंगी, तो मेरा पूछना था कि ये 25 रुपए हर महीने? हाँ, एक वीडियो में देखा था अभी रिसेंट का, ये तो पूछना था कि इतना भारी धन। सारे वीडियो पे भरोसा मत क्या करो, उनका पर्सनल वीडियो है। अच्छा, 25 रुपए? मैं कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी कि वो है, मैंने नहीं देखा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैंने सब कुछ देखा हो, सब मालूम हो, तो मुझे ऐसा भी कोई दावा नहीं करता। सवाल बेटा पूछो। तो पूछना था कि इतनी भारी धनराशि वो लाएंगे कहाँ से, और एक आपसे भी। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम केसरी। शुभम केसरी। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ पे दीदी का घर घूमने आए। और हाँ, आपसे ही पूछना था कि आपने जो ढिंढोरा पीटा हुआ है कि दिल्ली ये है, फलान है, ढिमकान है, लेकिन लाने के बाद तो लग नहीं रहा कि लंदन है, मतलब वो जो आम आदमी पार्टी। हाँ, वैसा ही, मतलब कुछ जैसा पटना वैसा ही है। वैसा ही बोले जैसा पटना है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार। क्या नाम है आपका? प्राची। क्या करती हैं? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई में कहाँ, कौन सी पढ़ाई? UPSC का। UPSC की। तो आज क्या रिलैक्स करने के हिसाब से इधर आए हैं? वो ज्यादा ना आना इधर, है ना, थोड़ा अपना दिमाग वहीं लगाओ, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट, फोकस करने के लिए। जब या तो तुम कोई नशा करके आते हो, और नशा भी मुझे मालूम है कौन सा है तुम्हारा जी। देखिए, वैसे तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में होता है उससे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम एक जिम्मेदार पार्टी रहे हैं और हम सत्ता में रहे हैं और हमने वो काम करके दिए, क्योंकि जो गारंटीज हम जनता में दे रहे हैं वो पूरा भी कर रहे हैं। इनकी गारंटी तो ऐसी गारंटी है जो अडानी का पेट भर रही है, जनता को तो ये पनौती समझ रहे हैं जी। शब्द फिर आ गया।
और जो इन्होंने भाई साहब ने कहा ना, जनता को पनौती ना बोला करिए। नहीं, जनता खुद बोल रही है, हम थोड़ी बोल रहे हैं पनौती। जनता खुद बताया कि कौन है पनौती। देखिए जो इन्होंने जो कहा कि वीडियो जो है इन्होंने शायद मोदी जी का देख लिया था, क्योंकि 15 लाख का वादा तो मोदी जी ने किया था। हम तो वो तो आ गए होंगे आप लोगों के अकाउंट में, इन लोगों को पता होगा कि इनके अकाउंट में आए कि नहीं आए। लेकिन हम लोग जो वादा करते हैं ना, चाहे हमने राजस्थान की बात कर लीजिए, हमने 500 में सिलेंडर दिया, हमने ओपीएस दिया, हमने जाति जनगणना की बात करी, हम करेंगे उसको। हमने महिलाओं के खाते में 2-2 हजार कर्नाटक में देने का काम किया, हम राजस्थान में 10-10 हजार देने का काम करेंगे। ये सब हमारी जो नीतियां है, हमारी जो गारंटीज है वो पूरा करते हैं। हम झूठा वादा नहीं करते, ना ही हम अडानी का पेट भरते हैं। जी जनाब आली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल भी आ जाएंगे हमारे लिए तो आ ही जाएंगे। अगर मैं बुलाऊं प्रेम से तो आ ही जाएंगे। पाजी आपका सवाल मेरे याद है, मैं आ जाऊंगा, आपकी तरफ आ जाऊंगा। जी जो प्रियंका जी का सवाल पूछ रहे थे, 25 रुपया दे सकती हैं, तो जो भगवान राम को 13 बरस का वनवास करा सकती हैं, तो कुछ भी करा सकती हैं। उनके वनवास में भी एक साल का हेर फेर कर सकती हैं। कांग्रेस कहीं भी घोटाला कर सकती है, इसमें तैयार रहिएगा। कर्नाटक में जो इन लोगों ने वादा किया, कर्नाटक में डिप्टी सीएम ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने जो वादा कर दिया है उसके वजह से 2 साल विकास का कोई काम नहीं हो सकता। चंदन के शहर में बदबू फैली हुई है राजनीति की। 4 वहां सीएम कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र ने पीसी करके कह दिया कि अगर सीएम बनाओगे तो मैं भी तैयार बैठा हूं। आप 4 गुट बने हैं, 4 कंधे पर कांग्रेस की आरती निकल रही है। और देश की जनता, आप देखिए, आज नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, आप ये बात कर रहे हैं 13,000 करोड़ का भी एसबीआई का प्रॉफिट था 2013 में, आज 23 में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट है। जितने बैंक अकाउंट थे उसके डबल हो गए। 2 करोड़ लोग यूपीआई यूज करते थे, आज 20 करोड़ लोग यूपीआई यूज कर रहे। जी हाँ जी, हाँ बोलो क्या नाम है? बबलू आलम। बबलू आलम कहाँ से आना हुआ? कटिहार जिला से। कटिहार, हाँ क्या नाम है? सुशांत। हाँ। क्या उम्र है? उम्र हाँ, वापस पूछो। 5 साल। अभी तुम्हें 15 साल इंतजार करना पड़ेगा। रुको हाँ जी। बबलू आलम, बोलो बबलू। कटिहार, बबलू आलम कटिहार, बिहार से। क्या काम करते हैं? टाइल पत्थर का सर। टाइल पत्थर का। बोलो भैया। बोलता हूँ यही कि देखो, हमारा पेट तो नहीं बीजेपी ने कांग्रेस भरता है, ठीक है, पर जो विकास अच्छा करता है हम उसी को वोट डालेंगे। तो कौन बबलू आलम, देखो इधर उधर के बाद सीधी बात बताओ, कौन कर रहा है? देखिए अभी तो जो हमारा पुल बन रहा है ना झारखंड के और बिहार के बीच, साहिबगंज और पूर्णिया के बीच, बहुत बड़ा पुल बन रहा है सर, वो कि किसी बिहारी को भी अभी पता नहीं होगा। उससे हमारा रोजगार और बिहार में बढ़ जाएगा। तो हम तो वोट मोदी के सिवा किसी को देंगे नहीं। किसको? मोदी के सिवा। मोदी। बबलू आलम कहते हैं कि अभी बिहार को भी नहीं पता होगा कि साहिबगंज में इतना बड़ा पुल बन रहा है। जी मैं अच्छा आगे मैं आपसे भी पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछ लूंगा। लाख रुपए की बात है, लाख रुपए की बात कल आना, ठीक। इधर कौन हाथ उड़ा रहा था? जी हाँ बोलो। मैं राजस्थान से हूँ। बहुत स्वागत है आपका। मैम ने जो बोला कि कांग्रेस ने अभी 10,000 का वादा किया देने का औरतों को, तो मैम कांग्रेस पैसा बांट रही है, बट उसका यूज कहाँ हो रहा है? गांव में कोई, जैसे आपकी नरेगा 2-3 योजनाएं चलती हैं, उनमें लोग जाते हैं बट वो काम दिखता नहीं है हमें, वो बैठ के अटेंडेंस लगा के आते हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है उस पे। आप 10,000 रुपए दे रहे हो सिलेंडर, गांव के प्रधान खा रहे हैं पैसा। कौन गांव? निचले स्तर से। कहां से? कानपुर। सब जगह पूछ सकता हूं, लेकिन कानपुर के आदमी से मैं ज्यादा बहस नहीं करता। जी पाजी आया। पाजी बोलिए, कहां से आना हुआ? सर मेरा तिलक नगर दिल्ली से। तिलक नगर दिल्ली से, बोलिए बाजी। मेरा सवाल बीजेपी वालों से ये, बीजेपी को हमने शुरू से शीर्ष पे बिठा के रखा है। कांग्रेस के राज में 1984 का कत्लेआम हुआ, हमने बहुत उम्मीद लगा के रखी थी मोदी जी से कि वो कातिलों को सजा दिलवाएंगे। सज्जन कुमार तो बंद हुआ, लेकिन अब आराम से बरी होता जा रहा है। जगदीश टाइटलर फ्री हो गया। मोदी जी से हम क्या उम्मीद करें? और ये बात सच है कि 84 एक ऐसा काला धब्बा है हिंदुस्तान के इतिहास में। जी 47 के बाद बिल्कुल काला धब्बा है, वो सामने प्लॉट है, वो रह के